एवरीवन। मेरा नाम नेहा दाभाड़े है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे सी ट्रिपल एस यानी सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म के यूट्यूब पेज पर। आज हम जो हमारा एक कैंपेन चल रहा है, सीरीज चल रही है, प्यार किया तो डरना क्या, इस सीरीज में श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। पहले हमने और एक इंटरफेथ कपल या अंतरधर्मीय शादी किए हुए एक कपल से हमने बात की थी, उनकी स्टोरी शेयर की थी आपके साथ। इस बार मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे साथ और एक अंतरधर्मीय कपल है, इंटरफेथ कपल है, जिनका नाम है प्रोफेसर विभूति पटेल और डॉक्टर अमर जेसानी। विभूति पटेल जी एक फॉर्मर प्रोफेसर रही है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस कॉलेज में और एसएनडीटी कॉलेज में। उसके साथ उन्होंने बहुत आर्टिकल्स लिखे हैं। वो एक विमेंस राइट्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। उनका स्वागत करना चाहूंगी मैं। और हमारे साथ है डॉक्टर अमर जिसानी। अमर जिसानी जी पब्लिक हेल्थ और बायो एथिक्स पढ़ाते हैं। बेसिकली रिसर्चर है वो, एनजीओ सेक्टर में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत जाने माने हेल्थ एक्टिविस्ट है। डॉक्टर अमर जिसानी जी, आपका भी स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दोनों से, उनके जर्नी जो है, उनका जो प्रवास रहा है बहुत सारे सालों का, बहुत सालों से वो शादीशुदा है। दे आर मैरिड लॉन्ग टाइम बैक, लेकिन उनकी जो जर्नी है हम शायद उनके साथ आज जर्नी करेंगे और वी विल रिकलेक्ट एंड रीविजिट देयर जर्नी। ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि आजकल बहुत सारे पोलिटिसाइज कैंपेन्स चल रहे हैं इंटरफेथ कपल्स के विरुद्ध। बहुत सारे मिथक है जो शायद हमें बर्स्ट करने की ज़रूरत है इन वीडियोस के द्वारा, इन स्टोरीज के द्वारा। तो इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत टाइमली है। तो मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए दोनों से कुछ सवाल करना चाहूंगी। पहला सवाल तो है, विभूति जी और अमर जी, आप मिले कैसे? ये पूरी जर्नी प्यार की या फ्रेंडशिप की कहाँ से शुरू होती है? कहूँ क्या आप कहेंगे। हम बड़ौदा छोटा शहर है, वहाँ मैं छात्रा थी। हमारा संस्था था, संगठन था पढ़ो और लड़ो, स्टडी एंड स्ट्रगल अलायंस। हम एमएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का ये जो संगठन बनाया था, उसमें यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की जो समस्या भी ले रहे थे और बस्तियों में भी काम कर रहे थे। जो मैं आर्ट्स की स्टूडेंट थी, मैं लिटरेसी कैंपेन वगैरह में थी। और अमर और ये जो उनके बहुत सारे साथी थे, वो लोग वहाँ बस्ती में क्लिनिक भी चलाते थे, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। और हम ट्रेड यूनियन, बड़ौदा कामगार यूनियन, वो काम करते करते हमने मजदूर संगठन भी बनाया था। तो करीब हमने 1972 से 1977 तक 5 साल तक बहुत अलग अलग प्रकार के काम विद्यार्थियों में, मजदूर संगठनों में और वहाँ की जो बस्तियों के कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थे, वहाँ भी काम करते थे। और उस वक्त साथ काम थे उनकी जिस तरह से वो एक कर्तव्य निष्ठा के साथ और एक कमिटमेंट के साथ काम करते थे हमारे पूरे ग्रुप में। तो उससे हमारे दोनों का काफी स्वभाव एक हुआ। हमें पोएट्री में इंटरेस्ट था। ये सामाजिक कार्य के साथ साथ दूसरे काफी ऐसे जो हमारे इंटरेस्ट थे पढ़ने में, साहित्य के बारे में, संगीत के बारे में, और जब मनुष्य संबंधों को किस तरह से बनाते हैं। तो उस वक्त लगा कि एक इमोशनल लेवल पे भी वेवलेंथ मिल गई है और फिर हमने सोचा कि जीवन भर का साथ रखेंगे। और कितने आपके कहा 5 साल आप जानते थे, तो इस 5 सालों में अ, आपको कभी कॉन्शियसली अपने आइडेंटिटीज के बारे में एक कॉन्शियस था या कॉन्शियसनेस था अपने आइडेंटिटी के बारे में कि आप शायद दो अलग धर्मों से आ रहे हैं, शायद आसान ना हो या हो, ये कुछ
कॉन्शियसनेस था? क्योंकि मेरा जो अपब्रिंगिंग था वो वैष्णव धर्म के मुताबिक हुआ था। आपको मालूम है वहां तो बहुत प्यूरिटी पोल्यूशन रहता है, झूठा ये होता है, घर वाले के अंदर भी इतना रहता है, तो वो प्रकार के संस्कार में मैं पली थी। लेकिन जब मैं ये प्रगतिशील संगठन में आ गई, वामपंथी एवं आगे मजदूर संगठनों के साथ ये जाने लगी, हरिजन बस्ती में भी हमारा काफी सारा काम था, तो उस वक्त वो जो छुआछूत की बात तो मेरे जहन से निकल ही चुकी थी ये 5 सालों के अंदर। और दूसरी बात ये कि बाहर भी जो जो लोग हमको देखते थे, क्योंकि छोटा शहर है, आप काफी हमारे ग्रुप में लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, तो मुझे मेरे रिश्तेदार तो कहते थे किसी से भी शादी करो मुस्लिम से मत करना, ऐसा कहते थे। और ऐसा ही हो गया कि मेरे और अमर का एक दूसरे से लगाव हो गया। और मैं ऐसे तो परिवार वालों को इतना तो मालूम था कि ये लड़की बहुत ही गंभीर प्रकृति की है, क्योंकि 15 साल की उम्र में पब्लिक लाइफ में आ जाना, 10वीं में थी तब मैं ये लेफ्ट डॉक्टर ए आर देसाई जो स्टडी सर्कल चलाते थे मार्क्सवाद के ऊपर, या तो पूरा डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म, ये सब वो सब अटेंड करती थी। तो उनको मालूम था कि ये कोई जवानी का जोश वाली बात नहीं है, उसने सही में कुछ गंभीर रूप से सोचा है। और परिवार में वैसे लिबरल एटमॉस्फेयर था, मारामारी करना बंद कर, दूसरे लोग माँ को नसीहत देते थे इसको, वो उसके लिए ही नहीं, लेकिन मैं मोर्चे में जाना, कभी महंगाई प्रतिकार महिला समिति का काम, तो हमारा अरेस्ट भी हो गया था। उस वक्त मैं 17 साल की थी, रेलवे स्ट्राइक के 74 की जो स्ट्राइक थी, तब हमने सॉलिडारिटी के लिए गए थे, तो स्कूल बैग से ही डायरेक्ट हमने वहाँ मोर्चे में चले गए थे। तो छोटे गांव में मालूम तो पड़ ही जाता है, तो रिश्तेदार भी कहते थे ये लड़की को काबू में रखो, और मेरी माँ बोलती थी कि नहीं, ऐसा करेंगे तो वो ज्यादा मतलब बोले दरवाजे में बंद कर दो, तो माँ बोली वो खिड़की से दौड़ के भाग के चली जाएगी। और हमारे घर में ऐसा डेमोक्रेटिक बहुत वातावरण ऐसा था कि जो भी हम करते थे डिनर टेबल पे रात को मम्मी पापा के साथ बताते थे। उन्होंने पूछा ये क्या, तू कहाँ कहाँ जा रही है, तब मैंने मैक्सिम गोर्की की माँ का गुजराती भाषांतर भी दिया, तो मैं ये इसका जो किरदार है, पॉवल जो काम करता है वैसा काम मैं करती हूँ। तो इस तरह से फिर हमारे में मम्मी माँ बाप के साथ वैसे भरोसे का वातावरण हो गया था। लेकिन जब मैंने उनको कहा कि मैं और अमर बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं, तब हमारे रिश्तेदारों में जब मेरे मम्मी पापा तो रोने ही लगे, और जो जो भी प्रमाणाएं हैं मुस्लिमों के बारे में पर्दे में डाल देंगे, शायद उसकी शादी हो भी चुकी होगी, क्योंकि वो हमारे विस्तार का गुजरात में सौराष्ट्र से तो वो थे जिसका कुछ लेना देना भी नहीं है, ऐसे ऐसे रिश्तेदार आके मुझे डांट के चले जाते थे कि बहुत ही इतना तेरा गुजराती की जो कहावतें हैं वो तेरे को इतना ये आ गया है कि कोई नहीं मिला तेरे को, तो इस तरह से बोलते थे। और मैं जवाब नहीं देती थी, बस सुनती थी उनकी बातें। स्कूल यूनिवर्सिटी के टीचर्स हों, क्लासमेट्स हों, फिर स्कूल में जो साथ पढ़ते थे वो लोग, उनके माँ बाप, पूरा बड़ौदा शहर में मान लो कि यही कि एक अच्छा सबको मुझे नसीहत देने का मौका मिल गया। एंड एवरीवन, किसी ने बोला 2 महीना चलेगा, कोई किसी ने बोला 15 दिन चलेगा, किसी ने बोला 2 दिन भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये इतने लिबरल वातावरण से आई है। और अब आम गुजराती मिडिल क्लास लड़की के जैसे अपना उस जमाने में हम जो पहनते थे टी शर्ट एंड बेल बॉटम्स, और ये पूरी काफी फ्रीडम मिडिल क्लास तो तभी भी बहुत आसान नहीं था इंटरफेथ मैरिज या इंटरफेथ रिलेशन सपोर्ट करना। भाइयों को उकसा रहे थे कि कैसे तुम्हारे में पुरुषत्व है या नहीं, जब तुम्हारी बहन कोई मुस्लिम ले गया और तुम शांति से बैठे हो, ऐसा। तो उस वक्त हम काफी बहुत मन दुख होता था, रोते थे, क्योंकि सभी लोग के लिए, मेरे परिवार में तो सबने मुझे आदर्श लड़की के रूप में ही प्रोजेक्ट किया था, मेरे रिश्तेदार, क्योंकि मैं लड़कियों की तरह शॉपिंग करना या महंगी महंगी चीजें लेना या माँ बाप से झगड़ा करके, ये पटेलों में जो होता है वो मैं नहीं करती थी। और उसमें से ये सब हो गया। यहाँ तक कि मेरे जो कॉमरेड्स थे उनके परिवार वाले भी कहते थे विभूति से दूर रहना, नहीं तो तुम भी उसके जैसे हो जाओगी करके। फिर मैंने डॉक्टर ए आर देसाई से बात की कि बहुत हमारा मानसिक तनाव से हम गुजर रहे, तो बोले तुम बड़ौदा छोड़ दो, यू हैव इन एनी केस यू हैव आउटग्रोन बड़ौदा, बम्बई आ जाओ। तो उनके ये वचन के भरोसे पे मैं बम्बई आ गई। वो रात की ट्रेन से निकल ही रहे थे,
तो मेरा उसी दिन एमए का रिजल्ट भी आ गया था, तो मैं आई। और अमर का भी उस वक्त वो 3rd ईयर एमबीबीएस में थे, तो उसके लिए let's hold on to that thought। और अमर जी आप बताइए कि आपके दिमाग में तब क्या चल रहा था? व्हाट वाज योर इमोशनल स्टेट के कितना आसान या कितना डिफिकल्ट था ये डिसीजन बनाना? और क्या आपके भी घर से या जो क्लोज रिलेशंस है वहां से भी आपको ऑपोजिशन फेस करना पड़ा? मैं जैसे मुझे ने बताया कि मैं काठियावाड़ से आता हूँ। काठियावाड़ इस सौराष्ट्र, अमरेली डिस्ट्रिक्ट, और मेरा बैकग्राउंड है वो इस्माइलिया खोजा, जो शिया मुस्लिम है उसमें से है। मेरे पिताजी और मेरा पूरा खानदान वो ज्यादातर ट्रेडिंग में था, ज्यादातर ग्रेन मर्चेंट, जो गांव में मेरे चाचा वो सब गांव में थे और दादा वो सब गांव में थे, और हम लोग छोटा टाउन है अमरेली में थे। टिल 1969 तक तो दैट वाज क्वाइट फाइन। हमारे घर में दिवाली ज्यादा मनाई जाती थी क्योंकि हम ट्रेडर्स थे, जो क्लाइंट्स थे उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखने पड़ते थे। तो आप देखेंगे तो हम छोटे बच्चे थे तो हम मार मार के हमको सुबह में उठाते 5 बजे, रंगोली लगाओ, फायर क्रेकर लो, ये सब करना पड़ता है जो सब करते हैं। और क्लाइंट्स सब इकट्ठे होंगे और अकाउंट्स की पूजन होगी, वो सब होता था हमारे घर में। करेक्ट। तो जैसे आप देखा जाए तो अभी मेरी ईद भी मनाई जाएगी और दिवाली भी इतनी ही मनाई जाएगी। ईद कम मनाई जाती थी, उतनी नहीं। हम लोग शिया में खोजा लोग इतना ईद नहीं मनाते, लेकिन ईद के दिन नमाज पढ़ने जाना पड़ता है ना, अदरवाइज हमारा जमात खाना अलग रहता है। लेकिन उस वक्त हम सभी रिलेटिव्स को मिलते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, ईदी मिलती है वो सब। लेकिन 1969 वाज अ टर्निंग पॉइंट गुजरात के लिए भी, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्र मिलने के बाद गुजरात में जो सबसे बड़े दंगे हुए उस 1969 में हुए। तो उस वक्त मेरे घर को जला दिया गया और हम लोगों को भागना पड़ा घर से, और हमारे नेबर्स जो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे वो सब उसमें इन्वॉल्व हुए थे। तो मेरे लिए तब तक 69 तक मैं काफी धर्म में मानता था, रिलीजियस था। जमात खाना जाना सब करना वो करते थे, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया। आई वॉज वेरी यंग, मैं 14 साल की उम्र का था, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। लेकिन उसके बाद आप मुझे याद नहीं कि मैंने कभी धर्म में माना, अल्लाह या भगवान में माना। आई बिकेम नास्तिक उस दिन से। उस दिन से मैं उसमें कोई फर्क आज तक नहीं आया। एंड उस जमाने में मैं अगर देखा जाए 69 से लेकर, आई वॉज अ फेनेटिक नास्तिक। जैसे फेनेटिक रिलीजियस लोग होते हैं ना, इसमें फेनेटिक नास्तिक। मेरे सामने कोई धर्म की बात करेगा तो मैं एक्साइट हो जाएगा, बहुत गुस्से हो जाएगा। जब मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए जब मैं एसएससी किया और बड़ौदा में पढ़ाई के लिए आया, कि बड़ौदा में एमएस यूनिवर्सिटी वाज इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी, ओनली वन यूनिवर्सिटी। तो मैं तो आई हैड अ वेरी हाई मार्क्स, सो आई इमीडिएटली गॉट द एडमिशन। और हॉस्टल में रहता था और हम लोग काफी केयरफ्री थे, यू वांटेड टू डू चेंज द वर्ल्ड। और उस वक्त का जो 1970s का जो दशका है, तो काफी आंदोलन हुए थे, नव निर्माण आंदोलन, औरतों के आंदोलन, ट्रेड यूनियन के आंदोलन, इवन आप जानते हैं कि रेलवे स्ट्राइक, इमरजेंसी हुई डेमोक्रेसी के लिए। We were all students, we were just got involved there. So that way, somehow, religion was not in my mind at all. Actually, it will be Vibhuti will tell me that, जब हम किसी के घर गए, यहाँ तक के हमारे जो दूसरे कार्यकर्ता के घर जाते हैं, तो वहाँ कैसे मुझे खाना देते हैं, कैसे नहीं देते, तो she will say that they behave like this क्योंकि तुम मुस्लिम है। मैंने कहा रियली, मेरे को पता ही नहीं था। आप मुझे बर्तन अलग देने का, तो ये सब होता था, लेकिन मुझे इतना पता नहीं चलता था। जब हम मिले और हमारा जो मिलन हुआ, तो आई नेवर हैड एनी इश्यू ऑफ रिलीजन। देयर वाज नो क्वेश्चन कि शी शुड कन्वर्ट। मेरा फैमिली काफी अनहैप्पी था जब उनको पता चला, लेकिन हमने उसको पता
मैंने उसको विभूति को नहीं इन्वॉल्व करेगा, मेरा खुद का डिसीजन था कि जब तक हमारी शादी हमने नहीं की तब तक मेरे घर वालों को बोला ही नहीं था। या शादी के थोड़ा 1 महीने पहले मेरी एक भांजी को पता चल गया, तो वो विभूति बॉम्बे में थी और वो भांजी को मिली थी, तो उनको पता चल गया कि ये लड़की है, उनका कुछ चल रहा है, तो उन्होंने लिख दिया मेरे माँ बाप को। मेरे पिताजी बहुत अपसेट हो गए, तो बोलेगा नहीं नहीं तुम ऐसी शादी करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो हमने क्या किया, हमने तुरंत शादी कर ली। मैं तो अभी पढ़ता था, 3rd MBBS में था। विभूति बम्बई से आई और हमने बड़ौदा में सिविल मैरिज कर लिए, उधर कोर्ट में जाके 1 महीने का नोटिस दे के रखा था। सुबह में आई, शाम को चली गई। और बीच में 3 लोग हमारे फ्रेंड्स थे हॉस्टल में रहने वाले मेडिकल कॉलेज की, वो बाइसिकल पर हम 3 लोग विटनेस के तौर पर वो आए। और जनरली इन मूवीज बहुत सस्ता था 20 उस वक्त, रुपए का स्टैम्प। 20 रुपए का स्टैम्प पेपर, बात खत्म हो गई। हमारे पास पैसा भी नहीं था, हम तो हॉस्टल में रहने वाले हैं। तो वो जो 3 लोग आए थे उनको एक एक आइसक्रीम खिला दिया, बात हो गई। वहां जाते थे तो वो जो रजिस्ट्रार होता है ना, वो पूछता है कि गार्लैंड किधर है, सीट किधर है। हम तो कुछ लेके नहीं गए, फोटोग्राफ नहीं थे, कुछ नहीं था। फिर हम रजिस्टर करके एक स्टूडियो में गए और वहाँ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हमारे दोनों का निकाला। तो दैट्स द ओनली प्रूफ वी हैव। तो फिर फैमिली को कब पता चला? और उसके बाद मैंने लिखा कि भाई, उसके बाद मैं घर गया, फाइनल MBBS की एग्जाम दी और उसके बाद मैं घर गया। तब उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या लफड़ा चल रहा है सब। मैंने बोला मैंने तो उसको बता दिया कि मैं तो क्या करेगा, मैंने तो शादी कर ली। फिर तो क्या रिएक्शन था? Yeah, it was a kind of calling the bluff, कि भाई आप बोल रहे हैं कि आप आत्महत्या करेंगे, मैं तो करके आया, अभी आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं हुआ। I mean, वो लोग काफी अपसेट थे, थोड़ा रोना धोना हुआ। और उसके बाद वो बोलते नहीं हम आके देख के जाएंगे, तो वो लोग बड़ौदा आए। उसके बाद मैं इंटर्नशिप कर रहा था, मैं पास हो गया था, तो और इसके माँ बाप को मिले। इन लोगों का भी बहुत काफी मिथ था कि ये लोग कैसे होंगे, आएंगे। लेकिन आप जो देखेंगे खोजा लोग को, अगर आप जानते हैं इस्माइलिया लोग बॉम्बे में, तो they all are quite educated. My parents were not educated. I was the first generation educated, but they were in trading. वो दुकान चलाते थे और काफी माइल्ड लोग थे, एंड दे आके इनके विभूति के माँ बाप से बोलेंगे कि भाई आप इनका ख्याल रखना। और फिर मेरे को पर्सनली आके बोलेंगे कि इसको कम से कम तुम कन्वर्ट करना तो बोल दो, तो जरा इस्माइली धर्म में ला दो। उसका जो थोड़ा सा प्रोसेस है वो कर देंगे ना, तो फिर हमको लोग बोलेंगे नहीं। कम्युनिटी का बहुत प्रॉब्लम होता है उनको, और वो लोग सब छोटी कम्युनिटी है ना, इस्माइलिया कम्युनिटी बहुत छोटी है, तो वो उनके लीडर्स है। So, आपको क्या लगा कन्वर्जन के मुद्दे पर और क्या हुआ? मेरा जवाब बहुत सीधा था कि भाई पहले तो आपको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नास्तिक हूँ। अभी जब मैं ही नहीं मानता जिस धर्म में, उसके लिए किसी और को मैं कैसे ला सकता है इधर। और विभूति जी का क्या कहना था इस पर? मेरे पिताजी ONGC में थे, सरकारी, ही वाज अ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। तो उनका जो एलिट ग्रुप था, वो लोग को जैसे मालूम पड़ा, तो उन्होंने तो बरोबर ये विभूति का कैरियर गया, उसकी पढ़ाई बंद हो जाएगी, वो इसमें चली जाएगी। अभी जब शादी नहीं हुई तब प्यार है। शादी के बाद ओरिजिनल जो भी मुस्लिम के लिए बारे में स्टीरियोटाइप है, बॉर्न पॉलीगैमर, उनके तो खून में पॉलीगैमर रहती है, वो कभी भरोसे पात्र नहीं हो सकते। पूरा मुगल हिस्ट्री भाई ने भाई को मारा, बाप ने बेटी को मारा करके पूरा। मैंने बोला, फिर मैंने अपने ही परिवार के सब एग्जाम्पल देखे। मैं बोली ये चाचा ने वो चाचा का पूरा इंडस्ट्री कैसे हत्या लिया, उसने ये कैसा किया। तो हर एक तक मैं जब जवाब सामने देती थी तो बोले अच्छा है तो एक 20वीं सदी में है, नहीं तो तेरे को डाइन बना के मार डालते थे। जिस तरह से तो एक पट जवाब देती है हर एक बात में। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, लड़का मुस्लिम जैसा लगता तो नहीं है, तब उसको भूरियो गोरा है और मैं काली हूँ, तो हम दोनों को ऐसा लैला मजनू करके भी चिढ़ाते थे। फिर दूसरी ओर से ये बोले कि मुस्लिम जैसा नहीं लग रहा है, उसके बाल लाल नहीं है। और जो खोजा के बारे में हमारी कम्युनिटी में जो कहते थे कि खोजा वो होते हैं कि बच्चों को किडनैप करते हैं, उनको काट के उनका जो खून होता है ना, खून में वो चावल पकाते हैं और खाते हैं। तो पहले तो जैसे खोजा मुस्लिम है ऐसा सुना ना,
तो मेरी माँ ने रोना ही चालू कर दिया कि बाप रे, बचपन से मैं सुनती आई हूँ कि खोजा लोग ऐसे होते हैं, इंसान को मार के चावल लोग, तो वो सब पागल जितने भी मिथ थे ना, वो सभी मिथ मेरे को एनकाउंटर करने पड़े। फिर फाइनली बोला, लेकिन मिलने के बाद बोले कि नहीं नहीं नहीं, तेरे ग्रुप का सबसे नेक दिल इंसान यही है। तो सबसे क्या पहले रिएक्शन था दोनों फैमिलीज का जब वो पहले एक दूसरे से मिले? आई थिंक दिस इज इसको इंटरेस्टिंग बोला कि आर्य समाज में सभी लोग ने, अंकल आंटी सब लोगों ने बोला आर्य समाज से उसको हिंदू बना दो ना, तो वो और फिर वो भी हिंदू हो जाएगा। फिर मैं बोली ऐसी सब बातें करनी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को, तो बोले रोज के झगड़े हो जाएंगे, खाने के बारे में झगड़े हो जाएंगे, कल्चर के बारे में, फेस्टिवल सेलिब्रेशन के बारे में। मेरी नानी ने मुझे, बहुत लोग मुझे चाचा बोलते, तेरे को चाचा ने मिलने बुलाया, तेरे को नानी ने मिलने बुलाया। फिर नानी ने बोला चलो ठीक है, आप दोनों तो एडजस्ट कर लोगे, लेकिन बच्चे का क्या होगा, उसकी आइडेंटिटी का क्या होगा, वो ना इधर की रहेगी ना उधर रहेगी, और तेरा बच्चा तुझे कभी माफ नहीं करेगा कि मेरी माँ मेरी माँ ने मेरे को इतना दुख दिलवाया वगैरह। मैं बोली जब हम लोग इतने हमारे एक पूरी नई दुनिया है, जो दुनिया सामाजिक आंदोलनों से जुड़ी है, समाज परिवर्तन में मानती है, ऊंच नीच का भेद नहीं मानती है, दलित सवर्ण का भेद नहीं मानती, मेरे लिए तो वही मेरा परिवार है। और वो परिवार में जब ये बच्ची बड़ी होगी, उस वक्त तो हम मानते थे हम बच्चा नहीं करेंगे, वो सब रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में वगैरह, लेकिन मैं बोली तो वो वातावरण में तो बच्चा वही संस्कार लाएगा कि जिसमें मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखना है, उसके नाच जात धर्म के रूप में नहीं देखना है। तो ऐसे हमेशा मेरे खुद पे हाथ नहीं उठाया, तब भी ने मिलने बुलाया, घंटों घंटों तक का चाचा ने बुलाया, चाची ने बुलाया, मामा ने बुलाया, ये स्कूल के टीचर्स ने बुलाया, कॉलेज के टीचर्स ने बुलाया, मेरी नानी माँ ने बुलाया, बट इट वाज मोर एट अ लेवल ऑफ पोलेमिक्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। ये वो लेवल था क्योंकि सभी फ्रीडम मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे। फिर अगली पीढ़ी फ्रीडम, आज के जो यंगस्टर्स है वो इतने ये नहीं, वो दे आर वेरी वेरी इंटॉलरेंट, बट जो फ्रीडम मूवमेंट वाली जो पीढ़ी थी वो काफी ये एट द मोस्ट क्या बोलेंगे। और फिर दूसरे सब जो मेरी उम्र के रिश्तेदार थे, वो लोग ने बोला लव मैरिज मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं बोली मुझे चाहिए भी नहीं, मैंने तो पहले से स्कूल में थी तभी से कह दिया था मैं कभी सोना नहीं छूऊंगी और सोना पहनूंगी भी नहीं। तो सबको मालूम था कि इसको इतना मटेरियल वर्ड या वो ग्रीड वगैरह है भी नहीं, लेकिन बोले प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा ऐसा। तो बोले ठीक है ना, आपने पढ़ाया वही बड़ी बात है, हमको हमारे माँ बाप ने पढ़ाया वही बड़ी बात है, मेहनत मजदूरी करके जी लेंगे, वैसे भी हमारे नीड्स भी बहुत कम है दूसरों के ये। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कभी ऐसी बातें नहीं की, लेकिन आसपास के लोग थे, वो लोग कहते थे कि लेकिन आपका जो निश्चय था वो बहुत ही फर्म था, बहुत डिसीजन आप दोनों का फर्म था, कन्वर्जन नहीं है चाहिए। फैमिलीज का प्रेशर जो है आपने वो पूरा टॉलरेट किया, और उस आई थिंक फैमिलीज भी एक दूसरे से मिलने के बाद शायद बहुत सारे जो मिथ्स थे वो शायद कम हो गए। तो दोनों मतलब भाई थे ना, तो उनको मेरे मम्मी पापा को भी जो मुस्लिम के बारे में जनूनी ये वो जो ये वो उनको लगा भले ये लोग तो कितने माइल्ड है, और तो कॉन्ट्ररी वही लोग रो रहे और कह रहे हमारे बेटे को आप रक्षा करना। क्योंकि मेरे सास ससुर ने 69 राइट्स का उनके दिमाग पे, दिलो दिमाग में इतना गहरा असर था, तो वो ऐसा ही समझते थे हिंदू के मतलब मर्डरर, वो मार डालेंगे ऐसा। तो बोले मेरे बेटे को मारना मत, कुछ भी हो जाए, मतलब आप उसकी रक्षा करना। तो वैसे मेरे ससुर और सास रो रहे थे, और हमारे ससुर और मेरे ससुर और सास मेरी माँ के उम्र वो लेवल के थे, क्योंकि अंदर सबसे छोटा बच्चा है उनका, और ये तो दे वर मोर लाइक ग्रैंड पेरेंट्स नो टू रादर देन पेरेंट इन लॉ। तो एक्सेप्टेंस एक आया था दोनों के फैमिलीज में इस मैरिज के लिए, जो हाँ। शायद अच्छी बात है, और आज का जो वातावरण है उससे जरा थोड़ा अलग है। एक मिनट, एक और चीज थी कि ऐसा नहीं था कि हमको डर नहीं लगा था, डर तो लगा, ऐसा इतिहास तो था ही पहले टेल फैमिली में, जब किसी लड़की ने किसी और के साथ प्यार किया तो उसको मारे थे, और पूरा लाइन में खड़े थे मारने के लिए सब रिश्तेदार, एक के बाद एक, तो मार। और हमको मैसेज भी ऐसा ही मिला था कि भाई तुम लोग बड़ौदा में रहोगे तो इतना आपकी सुरक्षा नहीं रहेगी, ये जो बड़ी कम्युनिटी है ना उसमें से कौन कुछ कर देगा हमको पता नहीं, हम नहीं रोक सकते। इमीडिएट फैमिली वाले कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ब्रॉडर फैमिली में क्या होगा
वो हमको पता नहीं तो हम बड़ौदा में ही रहते ना, हम बड़ौदा छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन ऐसे कोई थ्रेट्स या ऐसे कोई इंसिडेंट्स हुए जिससे असुरक्षता लगी आपको, या कोई हिंसा का कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ? हाँ, जिस तरह से मेरे दोनों भाई मेरे से छोटे थे और मेरे को मदर फिगर समझते थे, क्योंकि मम्मी पापा हमारे साथ नहीं रहते थे, उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी। पिताजी की 18 ट्रांसफर्स हो गई पूरे इंडिया में, तो इसीलिए। और वो भाइयों को जिस तरह से लोग बहका रहे थे, मेरे दोनों भाइयों को, उसके बोले तू नपुंसक है क्या, तेरे में ये नहीं है क्या, जोर नहीं है क्या, तेरी बहन ने हमारा एक हिंदू कम हो गया, एक मुस्लिम बढ़ गया, अभी ये फिर भी तुम लोग चुप हो। तो इस तरह से इंस्टिगेशन बहुत, उसको ताने कसना बार बार दिया। और बच्चे छोटे थे इसलिए मुझे कन्फाइड भी करते थे, क्योंकि घर की जिम्मेदारी मेरे हाथ में थी पूरा चलाने का। तो इस तरह से ये, और प्लस जिस कोई भी अनजान इंसान भी रास्ते पे भी मिलेगा, यूनिवर्सिटी में भी मिलेगा, कहीं पे भी, तुझे इसने मिलने बुलाया, तुझे इसने मिला, जिस तरह से वो लोग अपना धौंस जमाते थे, जिसको कभी मैंने देखा भी नहीं, जिन्होंने हमारे कभी सुख दुख में काम नहीं आए, हमारे सर्कल में भी नहीं है कुछ ऐसे अनजान लोग भी वो बुलाएंगे, तेरे को इससे मिलने बुलाया, तेरे को उसने मिलने बुलाया, और इतनी अथॉरिटी के साथ बोलेंगे ऐसी मैंने कोई बड़ा गुनाह किया हो ना, इस तरह से। तो हमको ये पूरा जो एक खौल रहा है चरु, वो हमको समझ में आ गया था कि कुछ तो। और बॉम्बे was seen as a safer place कि उस जमाने में 1970 वो जो एक कॉस्मोपॉलिटन है, इमेज भी थी ना कि बॉम्बे इज कॉस्मोपॉलिटन, इट गिव्स मोर स्पेस, मल्टीकल्चरल है, तो वो एक मिथ भी तो था ना उस वक्त 70। और ऐसा भी हुआ कि हम लोग इधर आ गए और हमने छोटा सा घर लिया, तो गुजरात में दूसरे कपल को कुछ होता था तो वो लोग हमारे घर में शेल्टर लेते थे। बॉम्बे के कार्यकर्ता भी 80s में बहुत सारे इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस मैरिजेस के फेमिनिस्ट लोगों ने बहुत लोगों को उनका सीक्रेट प्लेस, उनको सेफ जगह पे लाना, दूसरे कोई बहुत दूर का एनजीओ के जहाँ किसी को मालूम है वहाँ उनको नौकरी दिला के वही स्थायी हो जाए, वो सब। तो बॉम्बे की जर्नी कैसी रहे? आप यहाँ आए शादी करके, आपके शादीशुदा जब जिंदगी शुरू हुई तो क्या एक दूसरा का कल्चर, खैर आप दोनों गुजरात से ही थे, लेकिन शायद कुछ ना कुछ कल्चर्स में डिफरेंस रहा होगा जो आपके रोज के जीवन में कुछ उसका असर हुआ, या कोई कल्चरल एक्सचेंज हुआ आपके शादी करने के बाद? ये शादी तो मैं रजिस्टर करके आ गई थी, उसको 1.5 साल बाकी थे, इंटर्नशिप भी करनी थी, तो मैं तब तक वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में रहती थी शादी के बाद। फिर मेरे पिताजी मुझे मिलने आए, उन्होंने वो वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल देखा, 10 बाय 10 के रूम में 4 औरतें रहती है, और ये तो पिताजी रोना ही चालू कर दिया, बोले मेरी इकलौती बेटी को ऐसे रहना पड़ता है। और तब तक मैं पीएचडी के लिए भी रजिस्टर हो चुकी थी। उन्होंने बोला कि तू कुछ भी घर ढूंढ ले, और घर कहाँ पे मैं तो तुझे घर बसा के दूंगा, तो जुहू एरिया में ले ले। मैं बोली नहीं, वहां तो महंगा होता है। तो मैंने बम्बई की जो उस वक्त जो सीमा थी वो बोरीवली थी, बोरीवली और दहिसर के बीच में सबसे सस्ता ऐसा घर ढूंढा। लेकिन वो मुझे 1.5 साल तक पूरे बम्बई का चप्पा चप्पा छानने के बाद, जैसे मैं कहूंगी कि मैंने मुस्लिम से शादी की है, तुरंत ही पूरा डील होने का टाइम हो गया, पैसा देने का टाइम हो गया, और बोले नहीं हो सकेगा, क्योंकि मुझे झूठ बोल के नहीं लेना था। फिर आखिर में एक नैन्सी कॉलोनी, जो बिल्डर खुद इस्माइली हो जाते, और वहां के ऐसा चांस हुआ कि वहां के प्रेसिडेंट वो केरला के मुस्लिम निकले, मिस्टर डीन, एंड वो जयको पब्लिशिंग हाउस में एडिटर थे। फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, अपने नाम से आप ये करो। वैसे भी पिताजी नहीं पैसे दिए थे, तो वो बोले आप अपने नाम से घर ले लो, और मैं हूँ, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे को दो और से फायदा हो गया कि बिल्डर भी नैन्सी कॉलोनी वाले निकले, और कॉलोनी तो मल्टीकल्चरल बहुत बड़ी कॉलोनी थी, 5000 लोग वहां रहते, और वहां के प्रेसिडेंट भी समझदार निकले। लेकिन फिर बाद में जो एजेंट जिससे मैंने लिया था घर, वो लोग ने बोला मुझे मालूम होता है कि आपकी मुस्लिम से शादी हुई है, तो मैं आपको नहीं देता था। आपने क्यों? पहले तो बोले आपके साथ कोई है क्यों नहीं, आप इतनी जवान हो, 22 साल की मैं थी जब मैंने घर लिया। तो बोले आपने पूरा डील एग्रीमेंट भी मैं नहीं बनाया था, 2-4 मैंने मिस्टर डीन को कहा मुझे बताइए किससे एग्रीमेंट बनते हैं। तो बेचारी वाज वेरी नाइस, ही शेयर्ड दिस थिंग। उस वक्त तो फोटोकॉपी वगैरह नहीं होता था, तो बस उन्होंने बताया, बोले इस तरह से आप बना देना। तो मैंने कॉपी करके फिर
एग्रीमेंट भी बनाया खुद ही। तो बोले इतनी छोटी लड़की और फ्लैट लेना है, तुम अकेले, तुम्हारे साथ ना पिताजी है, ना भाई है, ना कोई है, ऐसा कैसे? फिर मैं बस हंसी, लेकिन उनको फिर बाद में उनको पता चला कि हाँ इसने लव मैरिज किया है और मुस्लिम से किया है। तो बोले मुझे मालूम होता तो मैं आपको नहीं देता था। वो जैन थे चनेरी, और उनकी 2 बीवियां थी। तो ये एक दूसरी बीवी के लिए बनाया था, लेकिन उन्होंने फिर नहीं लिया। तो फिर 1.5 साल बाद मैं करीब 1.5 साल में अकेली रही वो फ्लैट में। और बहुत कार्य करता, क्योंकि वो फ्लैट का जैसे हमको ये घर मिला उस वक्त मालूम है बहुत सारे यंग एक्टिविस्ट थे, सबको माँ बाप ने निकाल दिया था अपने अपने घरों से, क्योंकि वो या तो फुटपाथ वासियों का सवाल को ले रहे थे, या स्लम क्लियरेंस के सामने लड़ रहे थे, या उस वक्त बहुत बड़े बड़े कामगारों के संघर्ष चल रहे थे। तो कभी भी पेपर में नाम आ गया तो माँ बाप ने बुला रहे तेरे को पढ़ने भेजा, तो ये काम करते, निकलो घर से। तो ऐसे बहुत सारे जो निकाले गए हुए कॉमरेड थे, उस मूवमेंट के एक्टिविस्ट थे, वो लोग भी हमारे साथ रहते थे। हमारा घर कम्यून था, तो कम्यून बनाया हुआ था। 12 तो चाबियां थी हमारे घर की, तो सभी कार्यकर्ताओं के साथ। और बोरीवली स्टेशन से 7 मिनट में आप वहां पहुंच सकते थे, इतना नजदीक था। तो बाहर गांव के भी जितने कार्य, और पोस्ट इमरजेंसी 77, तो एक नया पूरा एक जोश भी था ना, और अलग अलग प्रकार के संघ। तो कोई भी होगा तो बोरीवली स्टेशन उतर जाएगा, पुत्ते पुत्ते हमारे घर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हमको कभी याद भी नहीं आया कि लोनलीनेस बिकॉज ऑफ मतलब अंतरधर्मीय विवाह किया है इसलिए हम अकेले हैं, क्योंकि बहुत सारे उस वक्त सामाजिक आंदोलन इतने अच्छी तरह उभर रहे थे। दलितों का आंदोलन, आदिवासियों का आंदोलन, श्रमिकों का आंदोलन, महिला आंदोलन, विद्यार्थियों का आंदोलन, और लेखकों में, जर्नलिस्ट में, सभी में एक नया जोश था। तो वो उसके अंदर ही हमारा एक नया परिवार बन गया। और बम्बई में हम अच्छे से एडजस्ट हो गए। बम्बई की जिस काम, छोटे गांव से बम्बई आना, और यहाँ की जो स्पीड के साथ, छोटा गाँव, उस वक्त तो सब स्मॉल टाउन ही कहते थे उसको, स्मॉल टाउन। लेकिन जब आप और अमर जी साथ रहने लगे, कौन से फेस्टिवल्स, खैर अमर जी ने तो कहा कि वो एथिस्ट है, लेकिन फिर भी फेस्टिवल्स या कुछ रिचुअल्स, और आज का जब मैं देखती हूँ तनिष्क एड्स बैन किए जाते हैं, लाइफ के अलग अलग स्टेज पर जो भी रिचुअल्स होते हैं या फेस्टिवल्स होते हैं, वो किस तरह से मनाएं? या मेरी मम्मी ने बचपन से ही हमको हर एक धर्म का रिस्पेक्ट करने सिखाया था, क्योंकि ये वो ओएनजीसी का जो एक पूरा जो पब्लिक सेक्टर के जो इकोसिस्टम का जो कल्चर होता है उसके मुताबिक, तो सर्व धर्म को रिस्पेक्ट करो, वो कल्चर में मैं बड़ी हुई थी। लेकिन 69 तक मैं बहुत ही नानी माँ के प्रभाव से मैं बहुत ही, जो भी वैष्णव धर्म के व्रत उपवास बहुत करती थी, लेकिन 69 राइट्स में जो मैंने बड़ौदा में देखा, क्योंकि हम जहाँ रहते थे सामने ही मुस्लिम बस्ती और जुम्मा मस्जिद थी, और जिस तरह से कत्लेआम देखी, मेरा पूरा, मैं बोली ये जो धर्म है तो मुझे ये धर्म नहीं चाहिए। और यहाँ तक कि जो सभी लोगों ने लाइव वायर रखे थे अपने घर में, कि ताकि जो कोई आए तो शॉर्ट सर्किट से मर जाए। और मैं बोली क्या है, अपने पड़ोसियों पे इतना अविश्वास इस तरह से। तो और इंटरेक्शन डे टू डे लाइफ में तो मुस्लिमों से होता ही था, क्योंकि वो वॉल्ड सिटी के अंदर काफी इतना सेग्रीगेशन नहीं था, सोसाइटी सब हिंदुओं की। तो इस तरह से तो फिर मैं भी इतनी ये नहीं रही। और उसके बाद में 6 महीने में तो मैं ये लेफ्ट ग्रुप के साथ आ गई थी। तो इसमें वो लेफ्ट ग्रुप में आते ही मेरा बहुत वो छुआछूत वाला जाने लगा, कि सब लोग एक थाली से खा रहे हैं, जो मेरे को कभी भी याद आती थी। घर के अंदर भी हम एक दूसरे की थाली में हाथ नहीं डालेंगे, परिवार के अंदर भी। तो इस तरीके का वातावरण था। तो वो जो एक्लचरेशन जिसको कहते हैं, कि जो अपनी मूवमेंट के अंदर होता है, वो धीरे धीरे मेरे में आ गया था। और कभी हमने खाने के बारे में झगड़ा करना, हमारे जो सामाजिक आंदोलन में मैंने कभी ऐसे झगड़े देखे नहीं है। जो भी जल्दी बन जाता है वो बनाते, सभी कार्यकर्ता पूरा थक के आ जाएंगे, क्या करेंगे, सभी सब्जियां एक में डालेंगे, या तो मसाला खिचड़ी बना देंगे, या तो कोई 1 पॉट मील की आदत तो सभी एक्टिविस्ट को होती है। तो इसीलिए जो हमें कहा गया था कि भाई किसके किसके झगड़े होंगे, आपके खाने के झगड़े होंगे, आपके ड्रेस कोड के झगड़े होंगे, या तो आपको कौन से फेस्टिवल बनाने के झगड़े होंगे। तो हमको जो भी पड़ोसी मना रहे हैं तो ठीक है, उनको रिस्पेक्ट। वो लोग के लिए गणपति महत्व का है, दूसरे पड़ोसी के लिए अम्बेडकर जयंती महत्व की है। मुंबई की जो नेबरहुड में आप देखोगे तो वहाँ तो वो सभी का रिस्पेक्ट करना वो रहता था। और दूसरा कि जब लारा का जन्म हुआ उसके बाद
फेस्टिवल वगैरह का ज्यादा हो गया, क्योंकि वो एक बच्चे के रूप में उसको बहुत सब अच्छा लगता था। गोविंदा भी जाना भी अच्छा, उसका वही चढ़ती थी मट फोड़ने के लिए, या तो गणपति उसको अच्छे के 10 दिन में जो कितनी सारी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होता है वो उसको अच्छे लगते थे। वो मिशन स्कूल में पढ़ती थी, तो वहां भी क्रिश्चियन बच्चों को जिस तरह से वो देखती थी, और वहाँ के वो सभी जो कैरल सिंगिंग वगैरह उसमें उसको दिलचस्पी थी। तो हमने और जब उसके धर्म की बात आ गई तो हमने बोला कि जब वो बड़ी होके 18 साल की हो जाएगी, अपने आप तय करेगी उसको क्या करना है। और नाम भी हमने ऐसा ही चुना कि कोई आसानी से बोल सके, ना हिंदू हो ना मुस्लिम हो। तो सभी ने बोला क्या नाम रखोगे, क्या नाम रखोगे। फिर हमने बोला ठीक है लारा। डॉक्टर जिवागो की जो ये है लारा स्टिंग हमें बहुत पसंद थी, तो हमने उसका नाम लारा रखा। तो मेरे सास से लेके सभी लोग अच्छी वो नाम बोल सकते थे, बहुत आसान था बोलने। तो लारा जी को, आपकी जो बेटी है, आपने सारे कल्चर्स उनको वैसे इंट्रोड्यूस किया, सारे कल्चर्स उनको बताए और उनको खुद को फ्रीडम दी कि वो जो कल्चर फॉलो करना चाहेगी या जो धर्म फॉलो करना चाहेगी वो कर सकती है। तो अभी कौन सा धर्म फॉलो करती है लारा जी, या ह्यूमन अभी भी? राइट्स उसके लिए, क्योंकि मुझे उसके जो डायरी में भी जो स्कूल के अंदर जो उनको दिया जाता है कैलेंडर, वो कैलेंडर में भी रहता है। तो उस वक्त में ये जो रिलीजन में मैंने ह्यूमैनिज्म लिखती थी मैं, तो उसे नहीं समझता था बचपन में। जब जूनियर केजी में, सीनियर केजी में, फर्स्ट में, तो हर एक ओपन हाउस में उसको पूछा जाता था कि क्यों ये ह्यूमैनिज्म क्या है। उसके टीचर भी पूछते थे कि आपकी माँ ह्यूमैनिज्म क्यों लिखती है रिलीजन के लिए। तो मैं बोली वही हमारे लिए मानवता। फिर बाद में धीरे धीरे उनको समझा कि मैं नारी संगठन के लिए काम करती हूँ। उनके ही खुद वहां आसपास किसी को दहेज के लिए सताया, किसी का बलात्कार हो गया, किसी को मेडिकल एड चाहिए, तो दे ओनली वर अप्रोचिंग अस कि भाई आप तो सोशल एक्टिविस्ट हो तो ये करोगे। लेकिन उसको उसको काफी सुनना पड़ता था। उसके क्लासमेट्स, उनकी मम्मियाँ, क्योंकि वो सब लेने जाती है ना बच्चों को लेने स्कूल, तो मैं उनसे कौन सी अलग दिखती। उस वक्त एक्टिविस्ट थे तो हम ना कपड़े का ठिकाना, इस्त्री टाइट कपड़ा नहीं, नहीं बाल बिखरे हुए हैं, डायरेक्ट भागते भागते बच्चे को लेने जा रहे हो ऑफिस से। तो दूसरी माओ से तो मैं अलग थी। फिर कभी कभी वो बोलती थी मम्मी पीटीए में तुम मत आना, पापा को बोलो ओपन हाउस में पापा आएंगे, ही लुक्स मोर रिस्पेक्टेबल देन यू। तो इस तरह से होता था थोड़ा बहुत। और दूसरा मेन थिंग आता था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, कि जो मिडिल क्लास दूसरे जो आसपास के जो इम्पोर्टेड चीजें यूज करते हैं, कंज्यूमरिस्ट कल्चर का सबसे ज्यादा अटैक मुझे लगा। दूसरी कोई अलग चीज थी, क्योंकि वो जो इनसेटिएबल डिजायर टू कंज्यूम, खरीदते रहा, मेरे पास ये है तो तेरे पास क्या है, तो पूरा जो एग्जीबिशनिज्म था उसका लारा पे काफी असर होता था। वो बोले लारा, तो फिर लारा आके पूछे माँ हम गरीब हैं? बोले नहीं हम गरीब नहीं है, हमारी जिंदगी की प्रायोरिटी अलग है। हमारे फिर अमर भी उसे समझाता था कि इस तरह से। फिर मुझे लगता है वो 4-5 साल तक चला। जब तक वो हाई स्कूल में आ गई तब तक उसको भी लगता था कि लेकिन उनको कभी पहचान बारे में कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ कि हुआ क्या 92 मैं? इसके बाद बहुत, और जो बम्बई के दंगे हो गए तब उसको बहुत ही हुआ। तो और वो कहती थी किसी को बताना मत पापा मुस्लिम है, या तो बहुत सारी कहानियां जो बाहर से वो सुनती थी उस दिनों के। बस उनकी स्कूल के अंदर भी कई दफा वो घुस गए थे, सबको हरी बंगली और टीका लगा दिया था लड़कियों को। विष्णु स्कूल में थी सेंट लुइस। तो वो जो उसके जो वो उसका फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस हुआ 90s के अंदर, तो उसके बाद वो बहुत ही आइडेंटिटी क्राइसिस और बहुत ही प्लस जब वो विल्सन कॉलेज में आई तो वहाँ के कॉलेज के अंदर उस वक्त सबके पास ये मोबाइल और इंटरनेट वगैरह आ गया था। उसमें उसको जिस तरह से ईमेल भेजी जाती थी, पूरी इस्लामोफोबिया वाली ईमेल उसको भेज जाती थी। फिर गंदे गंदे जो जोक्स है, मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल, एक मुस्लिम को 4 बीवी है, 25 बच्चे हैं और उसका इतना खर्चा है, तो वो किस तरह से कमाएगा? चोरी करेगा, डाका डालेगा, मर्डर करेगा, स्मगलिंग करेगा, ऑल दोस वेरी डर्टी फिल्दी थिंग्स विच जो तो आपको। एज अ फैमिली आपने कैसे एक इसके साथ, इसके ये पूरा जो प्रोपेगेंडा था और जो लारा जी को फेस करना पड़ा, ऑब्वियसली आप पेरेंट्स होने के तौर पर आपको भी बहुत डिस्टर्बिंग लगा होगा। सही तो बात। एज अ फैमिली आपने कैसे डील किया इसके साथ, और स्पेशली लारा जी को कैसे आपने सपोर्ट किया ताकि वो इन चीजों के साथ डील कर सके? ज्यादातर तो चर्चाएं, किताबें, अच्छी फिल्में देखने ले जाना,
या तो फिर एक्सपोजर कि अच्छे कोई अच्छे कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, मतलब कि CSSS का नीला भागवत का कंसर्ट हो रहा है, वहां जाओ, क्लासिकल म्यूजिक में ये करो, नेहरू सेंटर उसको लेके साथ में लेके जाने का। प्लस ऐसे ऐसे इंसानों से जिसका जो बहुत ही सेक्युलर माइंडेड है, मल्टीकल्चरल है, वो कार्यकर्ताओं को आना जाना तो होता। हमारा घर बहुत ही सेंटर था, इनफैक्ट मेडिको फ्रेंड सर्कल की मीटिंग भी यही घर में होती थी, हमारे यही घर में। इसलिए आप देखोगे पूरा ड्राइंग रूम हमारा हॉल जैसा है, क्योंकि किचन के वॉल भी तोड़ दी है, डाइनिंग रूम के वॉल भी तोड़ दी है, और ड्राइंग रूम। तो हमेशा कार्यकर्ताओं का फोरम फॉर मेडिकल एथिक्स, उनका आना जाना। सेहत की ऑफिस 5वें माले पे थी, हम 3रे माले में थे। वहां जो कार्यकर्ता थे सभी लोग रिलीफ वर्क में लगे हुए थे 92 राइट्स के बाद। कईयों के तो माँ बाप ने उनको घर से भी निकाल दिया था, बोले मुस्लिमों को मदद करते करते। तो वो लोगों के साथ उसका हिलना जुलना, तब उसको समझा कि ये ऐसी दुनिया होती है। दूसरी बात की हमारे पास में ही स्मॉल क्रिश्चियन कम्युनिटीज का अच्छा चलता है, सेंट कैथरीन होम है, श्रद्धा विहार है, स्ट्रीट चिल्ड्रन का जो होम है, स्नेह सदन, उनकी ये है। तो वो लोगों के साथ जब उसका, क्योंकि वो स्कूल से भी जुड़े हुए थे, क्योंकि वही जेसुइट लोग की स्कूल वो थी, तो उनके साथ जो उसको एक्सपोजर मिला था, एक नई दुनिया उसको मिल गई। फिर बाद में शी गॉट एनक्रॉस के भाई चलो ओल्ड एज होम में जाके कॉन्सर्ट देनी है टीचर के साथ जाके, पियानो, बिकॉज शी प्लेस पियानो। तो फिर दूसरा है तो सेंट कैथरीन होम में जब पूरी वो कमाटीपुरा की चाइल्ड सेक्स वर्कर्स को यहाँ लाया गया, 400 जितनी लड़कियां थी, और सिस्टर्स लोग ने कहा कि हमको पीयर काउंसलिंग, पहले हम लोग जाते थे काउंसलिंग के लिए, लेकिन वो लड़कियां हमें या तो हमको तो घर वाले ही समझते थे, एंड दे यूज्ड टू एक्सप्लोर आवर बॉडी। मैंने बोला सिस्टर दिस विल नॉट वर्क, हमारे जैसे ऊंची तगड़ी बुढ़ी औरतें जाएगी तो दे वो लोग, उनसे रापो हो ही नहीं सकता, व्हाट वी नीड इज अ पीयर काउंसलिंग। तो बोले आप लारा को भेजोगे? Then she started going for peer counseling, one-to-one counseling of these young sex workers who had such a brutal life. और उनके इसके बाद उसका सेल्फ पिटी निकल गया। She realized कि इतने सारे दुख लोगों के हैं, फिर भी वो जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके सामने मेरा कुछ नहीं है। तो उसकी जो एक एजेंसी आ गई, एक लीडरशिप क्वालिटी आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया। तो और बहुत सारे माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स थे, मतलब कि कोई सिख है या तो कोई क्रिश्चियन है, कोई पारसी है, वो लोग भी उसको कन्फाइड करते थे, क्योंकि शी वाज अ लड़ाकू, शी वाज अ फियरलेस एज अ चाइल्ड आल्सो, क्योंकि अपने घर में डेमोक्रेसी है, उनके घर में माँ बाप का डर है, सब कुछ ये है। फिर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज किसी का हो गया स्कूल के अंदर, तो माँ बाप को नहीं बताएंगे, टीचर को नहीं बताएंगे, दे वुड टेल हर। तो इस तरह से उसको लगा कि दूसरों का हाथ थामना, हैंड होल्डिंग करना, सब करना, और वो भी क्रिश्चियन एथिक्स तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि नर्सरी से ही वो जूनियर केजी से ही वो जेसुइट लोगों के इसमें लिबरेशन थियोलॉजिस्ट। तो अलग अलग कल्चर्स और एक्सपोजर ये बहुत अहम था उनके ग्रोइंग अप पूरे प्रोसेस में। और तो जो चीजें बातों ने नहीं की, वो ये पूरी जो उसका अनुभव था, वो अनुभव शिक्षण उसके लिए ज्यादा अच्छा था। आज भी वो ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिज्म में और सारे कल्चर्स को आपकी पूरी फैमिली एक्चुअली सारे कल्चर्स को फॉलो करती है, रिस्पेक्ट करती है, और वो ही लारा जी भी करती है। फाइनली मुझे आप दोनों से क्योंकि आपका इतना अनुभव रहा है, इतनी हैप्पी मैरिज रही है, और उसके बाद ऑफ कोर्स लारा जी आपने जैसे कहते हैं कि एक और एक ह्यूमन बीइंग का निर्माण किया है जो सोशली सेंसिटिव है, सोशली अवेयर है। आपको आज ये सारे जो डिविजन्स है, रिलीजन के डिविजन्स है, कास्ट के हैं, धर्म, जाति, औरतों में मर्दों में जो ऊंच नीच है, या लव जिहाद जैसे डिविजिव प्रोपेगेंडा है, आप दोनों को आज के जो यूथ है, जो अभी फ्रेंडशिप्स कर रहे हैं, रिलेशंस कर रहे हैं, या शादियों में जुड़ना चाहते हैं, आपका क्या उनको मैसेज रहेगा या क्या नसीहत रहेगी उनको? मेरी नसीहत है कि कोई भी संबंध को एक परस्पर आदर और समानता, हर एक को अपना विकास करने का मिलेगा, आत्मविकास। फिर आप पति हो या पत्नी हो, या तो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो, तो ये एक बहुत, कोई भी संबंधों की बुनियाद आपसी, जिसको आदर, या तो एक दूसरे के प्रति एक संवेदना और सुख दुख में साथ रहने की एक वचन,
इसके बुनियाद पे होनी चाहिए। और जब ये बुनियाद जो पक्की होती है तो संबंधों का, अभी हमको 44 साल हो गए शादी के, और हम देखते तो ये स्टेबिलिटी तभी आएगी। और प्लस डेमोक्रेसी, आपके संबंधों में सभी को एक लोकशाही, अपने अपने जो भी आत्मविकास हो या अपनी सृजनशीलता हो, अपना जो भी अच्छा लगता है या बुरा लगता है उसके प्रति आप सहमत होते हो या नहीं होते हो वो अलग चीज है, लेकिन उसको आदर करना, उसके लिए सहिष्णु होना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है सहिष्णुता के बारे में। मैंने देखे कि एक ही परिवार के अंदर, एक ही जाति के अंदर अरेंज मैरिज, हमारे में तो गांव होते, 6 गांव, ये उनमें आपको वैष्णव या स्वामीनारायण उसके बीच में जो होते वो दंगे फसाद कम नहीं होते, इतना उसके अंदर मारामारी होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो मेन सवाल ये है कि आप कोई भी धर्म के हो, जाति के हो, विद इन ये भी हो, एक ही धर्म, एक ही सब कास्ट के भी हो, लेकिन जब तक सहिष्णुता नहीं है हिंसा नहीं जाएगी। और दूसरा कि आप सबको समान, क्योंकि जो समानता का व्यवहार, लर्न टू डील विद इक्वालिटी, क्योंकि हमेशा सबको किसी पे धौंस जमाना ही होता है कि मैं इसको प्रभावी बजाऊं। तो ये जब तक रहेगा तब तक आपको हिंसक, या तो वर्बल वायलेंस, या तो इमोशनल वायलेंस, या तो फिजिकल वायलेंस करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए कि जिसमें एंग्री यंग मैन का हमारा रोल मॉडल नहीं है, या एंग्री यंग वुमन का रोल मॉडल नहीं है। गुस्सा करना, किसी पे धौंस जमाना, किसी पे हिंसा ये करना, उसमें कोई भी बहादुरता नहीं है यार। और ये नहीं, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहना, जीना, शेयर करना, अपने अनुभव से लेके जो भी चीजें आपके पास, जो भी रिसोर्सेज है, संसाधन है, शेयर करना। तो शेयरिंग एंड केयरिंग की बुनियाद वाला जब हमारे संबंध होंगे निजी जीवन में, हमारे समुदाय में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, तो अच्छा भविष्य हमारे लिए उज्जवल है। और मुझे, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, मुझे लगता है कि इवन कोरोना के 9 महीने के इतने डरावने दिनों में भी जिस तरह से आम लोगों ने, पॉलिटिशियन ने जो किया वो बहुत ही घिनौना है, लेकिन आम लोगों ने जिस तरह से अपने जो भी स्कैर्सिटी के अंदर भी, अभाव की इसमें भी शेयरिंग किया है, उसको मैं सलाम करती हूँ। अमर जी, आप क्या कहेंगे? आपका मैसेज क्या रहेगा आज के युवाओं के लिए? हमारे देश में रिलीजियस मैरिज इज नेवर इजी। आप पूरा हिस्ट्री देखेंगे, बिफोर इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, पार्टीशन टाइम, रिलीजन के बाद आप इंटररिलीजियस मैरिज करेंगे तो डिफिकल्टी तो हमेशा होने वाली है। हमारे टाइम में जो थी वो बढ़ रही थी उस वक्त गुजरात में 60s, 70s, 1960s, 70s काफी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अभी तो उसकी चरम सीमा पर है। तो आज के जो लोग इसमें आते हैं उनको हमसे ज्यादा तकलीफ पड़ने वाली है। दूसरा है कि अगर वो लोग शादी करते, साथ में रहते हैं, और उनको अगर कंटिन्यूअस हैरेसमेंट होती है तो उस शादी को स्टेबलाइज करना काफी मुश्किल हो जाता है। आप कुछ भी कहें, देयर इज नो रोल मॉडल, टू बी वेरी फ्रैंक। हमारी लाइफ भी रोल मॉडल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारे संबंध में तनाव नहीं आए, झगड़े नहीं हुए, और काफी गलत चीजें जो होती है बाकी सभी के शादी में, वैसे हमारे में भी हुई है। तो वैसे वो मुझे लगता है कोई भी शादी जो अरेंज मैरिज नहीं है लेकिन लव मैरिज है, तो विद इन रिलीजन हो, अक्रॉस रिलीजन हो, तो वहाँ एडजस्टमेंट का, एक दूसरे को समझने का, और धीरे धीरे उस रिलेशनशिप में ग्रो होने का, उसमें काफी समय लगता है। वो ओवरनाइट नहीं हो जाता। सिर्फ आइडियलिज्म होने से प्रैक्टिस में सब कुछ एक नहीं हो जाता, टाइम लगता है हर एक में। और आज का जो टाइम है वहाँ उनको स्पेस नहीं मिलने वाला है वो करने के लिए। तो उनको जो उनकी जो चैलेंज है वो बहुत हमारे से भी ज्यादा बड़ी है। तो उनको जो सोशल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी वो हमारे से भी काफी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और हमारे समय में 1970s और 80s में सेक्युलर मूवमेंट्स में काफी स्ट्रॉन्ग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ऐसे जाति के, धर्म के बंधन तोड़ के जीते थे। और उसका एक सब कल्चर था कि आप यू हैव अ रेफरेंस ग्रुप, आई हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स। आपको क्राइसिस है आपकी पर्सनल लाइफ में, आप उधर जाके बैठ सकते हैं।
ट्रेडिशनली क्या होता है कि हम अपने संबंधी के पास जाते हैं जो हमारी फैमिली से जुड़े हुए हैं, हमारी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। और हम हमारे टाइम में था कि नहीं, ऐसा सब कल्चर था जिसकी वजह से हम लोग जा सकते थे ऐसे लोग। तो आज के जमाने में ऐसा लगता है मुझे कि उनको काफी तकलीफ होने वाली है। तो उसकी वजह से आप जो कर रहे हैं ना, उनके लिए सोशल सपोर्ट बढ़ाना वो बहुत महत्व का होता है। थैंक यू। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। और जी, आप कह रहे थे अमर जी कुछ? कुछ रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने जैसे आपने और विभूति जी ने शेयर किया कि जर्नी इतनी आसान नहीं रही है। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं किसी भी कपल के लिए, जो लव मैरिज हो जिनकी, तो वो एक अपने खुद के एक ही धर्म से हो या अलग धर्म से हो, प्रॉब्लम्स आपको भी आई है। लेकिन जिस तरह से आपने उसका सामना किया है, जिस तरह से आपने कल्पना की है एक अलग सोसाइटी की, और सोसाइटी में रहकर ही अपनी स्पेस निगोशिएट किए हैं आपने दोनों ने, खासकर विभूति जी ने, औरत होकर के भी। और आप एक अमर जी, आप एक बहुत ही सपोर्टिव पार्टनर रहे हैं, और यू नो दैट इज मेड द मैरिज वर्क। और जैसे अपने लारा जी की जर्नी जो हमारे साथ शेयर की है, शायद ये सारे फियर्स किसी भी कपल को होते हैं, ये एक्सपीरियंसेस शायद किसी भी कपल को होते हैं, लेकिन मुझे इसमें से बहुत पॉजिटिव सीख मिली है। और आई होप कि आपकी जो कहानी है, आपकी जो जर्नी है, वो दूसरों को भी प्रेरित करेगी। और आज का जो बहुत ही पॉलिटिसाइज्ड एक एटमॉस्फेयर है, उसका जवाब है ये। एक्चुअली उसको कहीं ना कहीं उसे काउंटर करता है। सारे जो मिथक है, जो कन्वर्जेंस के हैं, कि औरतों को खुद की आजादी नहीं है डिसीजंस लेने की। जैसे विभूति जी ने शेयर किया है कि मुसलमानों के बारे में जो आम फैमिलीज है, जो उनको मिथक है, ये सारे मुझे लगता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण लर्निंग रही है हमारे लिए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है। और आई एम श्योर ये जब व्यूअर्स और प्रेक्षक देखेंगे, डेफिनेटली उनको मजबूर करेगा कि खुद में जो एटीट्यूड्स है, बायसेस है, शायद वो उसके बारे में रिफ्लेक्ट करेंगे। और जो औरतों की डिसीजन लेने की पावर है, जो वो लेती है किसी भी मैरिज में, स्पेशली लव मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिजेस, उसके प्रति ये स्ट्रॉन्ग असर्शन है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपका दोनों का, प्रोफेसर विभूति और डॉक्टर अमर जिसानी जी का। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मुझे पता है मैंने आपको बहुत सारा वक्त लिया है आपका, हमने शाम को इंटरव्यू किया है, लेकिन थैंक यू सो मच। दिस इज रियली बीन वर्थ द वेट। बहुत रिफ्लेक्ट करने का मौका दिया, क्योंकि हम सब काम में इतने ये होते हैं कि ऐसे गहराई से सोचते भी नहीं। लेकिन आज पूरी जर्नी 44 साल की हमारे दोनों की एक साथ की, और उससे पहले 5 साल साथ काम किया था, तो बहुत अच्छा लगा कि हम होपफुली मैंने आपको आपके पूरे जब से मिले हैं तब से अभी तक के थोड़े यादें आपके ताजा की है। सो 72 में हम मिले पहली दफा, और आज 2021 मतलब करीब 50 साल के नजदीक। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम, बाय।